सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो ये स्पीच लाइव ऑडियंस के हिसाब से तैयार की गई थी, पर समय की कुछ पाबंदियां रहीं तो बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं इसे यहाँ पर पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं वीडियो बनाने में ज़्यादा सहज नहीं हूँ, पर मुझसे जितना न्याय हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आप भूल तो नहीं गए हैं कि आपने मुझे वचन दिया था कि आज के दिन, आपके रिटायरमेंट के दिन, आप मेरी 62 गलतियां माफ़ करेंगे। अगर मुझसे 62 गलतियां भी हुई तो भी आप मेरे नाम का मेमो नहीं निकालेंगे। 62 क्यों माफ़ करेंगे उसके बारे में थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, बाकी सबको। तो सर, मेरे दादाजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं पर, तीर्थों पर रखे। बद्री, काशी, भागीरथ, देवकी। बाद में मेरे पिताजी ने भी इसी परंपरा का निर्वहन किया और मेरा नाम 2 देवताओं पर रखा, एक ओरिजिनल, एक फर्स्ट कॉपी, विष्णु राम। और हाँ, मेरे पिताजी का नाम बताना रह गया, उनका नाम हनुमान है। कुछ ऐसे ही मेरा कुनबा अपने बच्चों के बहाने से पुण्य कमाता रहा है। तो सर, आप मेरी नज़रों में किसी देव मानुष से कम नहीं है, और मैं आपका जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ 5-6 किस्से हैं, उनके माध्यम से मैं उन्हीं के बहाने से आपकी बात करना चाहता हूँ। मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पर इस कॉलेज में लगभग 2 साल पहले हुआ था। मैं आपसे मिल पाता, अच्छे से अपना पक्ष रखता, इससे पहले ही किसी एक शुभ चिंतक ने कुछ चटपटी, मसालेदार व मनगढ़ंत बातें आप तक पहुँचा दी। थोड़ा स्वादानुसार सच मिलाकर, कुछ कोरा झूठ, कुछ सच। तो सर के पास ऑप्शन था, सुनी सुनाई बात मान लेने का, क्योंकि कहने वाला जो भी रहा होगा ठीक ठाक विश्वास पात्र भी रहा हो। पर शुक्र रहा कि सर आलसी नहीं थे। सर ने सारी वेरिफिकेशन नए सिरे से की और खुद ही की, जिसमें मैं निर्दोष पाया गया। तो वो दिन है और आज का दिन है कि मेरी जो समझदार लोगों वाली सूची थी, उसमें सर 1 नंबर पर रहे हैं, हमेशा बने रहे हैं उस जगह पर। और ये नए लोगों को बता दूं कि आप किसी भी जगह पर हैं तो आपके पास कम से कम एक समझदार आदमी होना चाहिए, एक समझदार इंसान होना चाहिए जो आपको सही राय दे सके, आपको सही से जज कर सके। हाँ, वैसे तो मेरे दोस्त हैं सुनील सर, सोशियोलॉजी वाले, मेरे चाय सखा, चाय मित्र। वो समझदारी की बात कर लेते हैं, पर उनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो बंद घड़ी की तरह दिन में 2 बार ही समझदारी की बात कर सकते हैं। और दूसरी जो दिक्कत वाली बात है कि उनकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो थोड़ी कमज़ोर है। तो जैसे एक दिन मैं और सुनील सर प्रिंसिपल ऑफिस में गए हुए थे, और सर का बातें निकलवाने का अपना तरीका है। तो सर ने बातों बातों में कह दिया कि प्रिंसिपल की बुराई तो सभी करते हैं, उनके सामने ना सही, उनके बाद सही। और वो अपना एग्जाम्पल देते हुए बोले, तो हम तो प्रिंसिपल्स के नाम रखा करते थे, निक नेम रख दिया करते थे। क्यों भाई सुनील, उन्होंने सुनील को टारगेट करते हुए पूछा, क्यों भाई सुनील, तुम लोगों ने मेरा नाम क्या रखा हुआ है? सुनील सर ने जो आगे से कहा, हमने तो आपका कोई नाम नहीं रखा हुआ, किम जोंग सर। इस बात के बाद में पूरी सभा सदमे में थी, और सुनील सर का इस और ध्यान नहीं था। उन्होंने अपनी नज़रें दौड़ा रखी थी, तो उनका ध्यान चला गया सर के हाथ के ऊपर। टेबल पे रखे हुए थे सर के दोनों हाथ। तो सुनील सर ने पूछा, सर आपके बाएं हाथ की तीसरी उंगली मुड़ी हुई कैसे है? थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। तो ये पूछ लिया। सर ने थोड़ा घूर कर देखा, तो सुनील सर को समझ में आया कि नहीं पूछना था। तो उन्होंने तोप का मुंह घुमाकर मेरी तरफ कर दिया। सर, ऐसा विष्णु जानना चाहता है। अब मैं सदमे में था।
मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले ले डूबेंगे। सर थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि क्या है कि कॉलेज में, महाविद्यालय में रोज़ लगभग 10 काम होते हैं, हर रोज़ 10 काम करने पड़ते हैं। तो उनमें से 9 काम जो है वो सीधी उंगलियों से हो जाते हैं, निकल जाते हैं, मुमकिन है उनको ऐसे करना। पर उनमें से एक काम ऐसा है, रोज़ ऐसा निकल आता है जिसके लिए उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, और ये वही वाली डिफ़ॉल्ट वाली उंगली है जो हर बार टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बात चल रही थी समझदार इंसानों की। तो सर के पास समझदारी की बातें सुनने के लिए मैं चला जाता था कि सर, क्योंकि सर झोला भर की समझदारी की बातें करते हैं। पर उसमें बस एक मुश्किल की बात जो है वो ये है कि सर झोला भर के काम भी दे देते हैं उन समझदारी वाली बातों के साथ साथ। और ऊपर से सर का जो तरीका रहा वो विक्रम बेताल वाला, कि आपको काम दिया, आपने कहा नहीं आता है तो सर कहेंगे सीखो, इस काम को सीखने के लिए करो। और दूसरा ऑप्शन है कि आपने कह दिया कि आता है तो फिर करो, देर किस बात की है। तो सर खुद भी सिर्फ सलाहकार नहीं है, सिर्फ समझदारी की बातें नहीं करते हैं। जो भी आपको काम देंगे आपके पास आखिर तक खड़े रहेंगे उस काम के पूरा होने तक। तो जैसे 2024 के जोनल यूथ फेस्टिवल से कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले, जो बैनर्स कमेटी के सेनापति थे उन्होंने अपने नाजुक स्वास्थ्य के चलते त्यागपत्र दे दिया कि सर मैं ये काम नहीं कर पाऊँ। सर को भी उनकी जो स्वास्थ्य की हालत थी वो पता थी। तो सर ने बहुत बड़ी सूझबूझ से काम लिया और इस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने बहुत ही कर्मठ, योग्य, जुझारू एवं मिलनसार कन्वीनर को चुना। उस फेस्टिवल में कुल 62 बैनर्स बने थे और सर लगातार 1 सप्ताह तक उन बैनर्स के अलग अलग डिज़ाइन, उनके अलग अलग साइज़, कितने बनेंगे, कहाँ लगेंगे, कौन लगाएगा, बिल सबमिशन, हर तरह से मार्गदर्शन करते रहे। आखिरी 2 दिनों में तो अपने 2 सैनिक उन्होंने फ्लेक्स बैनर वाली दुकान में बिठा ही रखे थे, जो उस काम को अंतिम रूप देने में सर का सहयोग कर रहे थे। सर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक भी डायरेक्शन दे रहे थे कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो सर समझदारी की बातों के साथ साथ उस जिम्मेदारी को निभाना कैसे है उसमें आपके साथ रहेंगे। जैसे सर अपनी बात भी बहुत बेबाकी से रखते हैं। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो मैं दिसंबर 2024 में सर के पास गया कि सर मैं स्टेट लेवल ऑल इंडिया सर्विसेज टूर्नामेंट के ट्रायल्स में भाग लेना चाहता हूँ। तो सर ने अपने काम छोड़े, कुर्सी को सरकाया, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा कि ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया तुम में? कहीं पार्क वार्क में बच्चों को हरा हरा के तो इस नतीजे पर नहीं पहुँचे कि चलो अब स्टेट लेवल खेल कर आएंगे। तो वैसे कहने को जो मर्जी कह लो, सर ने मुझे पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी। सेमीफाइनल तक मुझसे अपडेट भी लेते रहे, उसके बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जब तक मैं था वहाँ पर सब सर जानकारी लेते रहे, वीडियोस के थ्रू भी और कॉल के थ्रू भी। इसके अलावा भी जो बाहर ओपन ऑडिटोरियम वाले जो 2 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, ये सर के इनिशिएटिव से ही बने हैं और सर की खुद की भी इस गेम में या हर एक गेम में बहुत रुचि है। तो सर को बैडमिंटन के रूल्स की, नियमों की इतनी जानकारी थी जो शायद किसी रेगुलर प्लेयर को भी नहीं होगी। तो इनॉग्रेशन का दिन था, आखिरी मैच प्रिंसिपल सर का और एक और टीम का था। तो मैच शुरू होने से पहले उन्होंने रेफरी को बुलाया, कुछ बारीकियां समझाई। सर बोले, अरे विष्णु, तुम्हारा वो पिछले टूर्नामेंट वाला TADA का बिल सबमिशन वाले स्टेज पर है ना? रेफरी, जी सर। सर, और अभी तुम्हें कुछ दिन की छुट्टियां भी चाहिए थी जिसके लिए तुमने आज ही अप्लाई किया था। रेफरी, जी सर। उसके बाद में सर ने कहा कि ठीक है,
मैच शुरू करवाओ। और सर उसके बाद में बिल्कुल एक तरफा जीते और बहुत ही बढ़िया खेल सर ने दिखाया। तो बेसिकली सर दिल के बहुत अच्छे हैं। मेरा मानना है कि सर अगर आपको कोई श्राप भी देना पड़ जाए, सर किसी वजह से आपको श्राप भी दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं भारी मन से ही दे रहे होंगे। ऐसे ही पिछले सेशन में सर ने मुझे बुलाया कि क्यों ना तुम्हारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट उकलाना कर दी जाए 3 दिन के लिए। उकलाना में शायद अंग्रेजी के जो मैडम थे वो नहीं जा पाए, जो भी रीज़न रहा, सर ने मुझे बुलाया कि 3 दिन के लिए तुम्हें वहाँ पर जाना है। जिन लोगों को ना पता हो, नए हों, उनको मैं बता दूं कि उकलाना ऐसी जगह है जहाँ पर उकलाना के लोग खुद भी अधूरे मन से रह रहे हैं। अगर उनको कोई और ऑप्शन मिलता हो तो शायद वो उकलाना को अपना करें। और 2-3 साल से वहाँ पर राम सेतु का निर्माण चल रहा है। तब से कोई उकलाना के बाहर का व्यक्ति भी वहाँ से गुजरना नहीं चाहता है। अगर हिसार से वहाँ किसी को जाना पड़ जाए तो वो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं मानता। अपने दोस्तों में कहता हुआ या कहती हुई मिल जाएंगे कि मुझे काला पानी की सज़ा हुई है। रुचि मैडम इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं, वो मेरी इस बात की गवाही दे सकते हैं। खैर सर ने कहा 1 महीना तो काटना है वहाँ पर। मैं आसानी से कहाँ मानने वाला था। वो तो गनीमत है कि वहाँ पर 2-4 लोग और बैठे थे, नहीं तो मैंने सर के सीधा पाँव ही पकड़ लेने थे। बहरहाल मैंने सर को धीमे से कहा, सर मेरे बस नाम में राम है, बाकी मैं इतना बलिदानी नहीं हूँ, मुझे ये वनवास स्वीकार नहीं है। कुछ और गिड़गिड़ाने पर सर का दिल पसीजा और थोड़ी करुणता के साथ बोले, पुत्र मैं विवश हूँ, तुम कोई और वरदान मांगो। तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है सर को इमोशनल ब्लैकमेल करने का, और अपनी बची खुची अस्मिता समेट कर मैंने कहा, सर मैं या तो 6 के 6 दिन देवलोक में रहूँगा यहीं पर, या फिर मैं 6 के 6 दिन मृत्युलोक में रहूँगा। सर ने कहा, तथास्तु पार्थ, अब अपने रथ को आकाश मार्ग से मृत्युलोक की ओर ले जाओ और 6 दिन वहीं से रिपोर्ट करो। तो कुल मिलाकर उस सज़ा में भी मैंने ठीक ठाक मतलब सर के सहयोग की वजह से ठीक ठाक अपने दिन वहाँ बिताए। खैर सर ने आखिरी स्टाफ मीटिंग में 3 सूचियों का जिक्र किया था। तो पिछले महीने मैं पहली सूची में जो लोग गुमनाम रह गए, जिनका नाम नहीं आया, उनके जो संभावित दावेदार थे उनसे मिलने निकल पड़ा। हालांकि सर ने तो सांत्वना दी थी कि सबका नाम नहीं ले पाएंगे, तो फिर भी वो दुखी तो थे कि फलाने का नाम आ गया, मेरा नहीं आया। थोड़ा घायल होना बनता भी है कि सर 90 मिनट तक बोल रहे थे और उनका नाम नहीं आया। थोड़ा दुखी मैं भी था सर, पर मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि सुनील सर का नाम भी नहीं आया। तो पहली सूची के जो गुमनाम लोग हैं एक दर्द भरे गीत के माध्यम से अब आपके लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। जो नायक है वो घायल है और नायिका के लिए प्रार्थना कर रहा है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे। थैंक यू सर।